फ्रेंड्स, आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं टी डी एस एफ ए क्यू की। जैसा कि आपको पता है, जो भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एफ ए क्यू फाइव एफ ए क्यू ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चंस एफ ए क्यू के ले आया हूँ, ताकि हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के कॉम्प्लेक्स जो प्रोविजंस है उनको हम इजीली समझ सकें। तो आज की इस वीडियो में अगेन हम टी डी एस से रिलेटेड एफ ए क्यू की बात करेंगे, जिसमें कि मेनली टी डी एस सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें होंगी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा नया फॉर्म इशू होगा, कौन सा नया टी डी एस सर्टिफिकेट होगा और क्या डेडलाइन होगी टी डी एस सर्टिफिकेट को इशू करने की। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ टैक्स डिडक्टर रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ टी डी एस सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ईयर। मतलब कि जो हमारा टैक्स डिडक्टर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशन है टी डी एस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग फॉर द ट्रांजिशन ईयर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ट्रांजिशन ईयर होता क्या है? ट्रांजिशन ईयर वो ईयर होता है जिसमें कि आपके दोनों इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेकंड इनकम टैक्स एक्ट 2025। जैसा कि आपको पता है कि जो नया वाला इनकम टैक्स एक्ट 2005 है उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 2026। बट 1 अप्रैल 2026 पे न्यू इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होने का मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस बिल्कुल ही डाइल्यूट हो जाएंगे। कुछ ऐसे बिल्कुल पीरियड्स होंगे जहाँ पे कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ साथ या उसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए ट्रांजिशन ईयर में जो इनिशियली ट्रांजिशन ईयर होगा उसमें टी डी एस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टी डी एस डिडक्टर की। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, दो तरीके के टी डी एस सर्टिफिकेट इशू होते हैं, टी डी एस ऑन सैलरी एंड टी डी एस ऑन नॉन सैलरी। टी डी एस ऑन सैलरी के लिए जो टी डी एस सर्टिफिकेट होता है उसका नाम होता है फॉर्म 16 एंड जो नॉन सैलरी के लिए टी डी एस सर्टिफिकेट इशू होता है उसका नाम होता है फॉर्म 16A। अब जो हमारा लास्ट जो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, अगर मैं टी डी एस ऑन सैलरी की बात करूँ तो इसका तो ईयरली टी डी एस सर्टिफिकेट इशू होगा ना। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो टी डी एस सर्टिफिकेट इशू होगा वो फॉर्म नंबर 16 के फॉर्म में होगा और उसकी लास्ट डेट होगी 15 जून 2026। मतलब जो भी अपना इनकम टैक्स एक्ट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं इनकम टैक्स का, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से रिलेटेड, तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हमें कब तक टी डी एस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो भाई टी डी एस सर्टिफिकेट का लास्ट डेट जो है वो 15 जून 2026 है। तब तक आप वेट कर सकते हो टी डी एस सर्टिफिकेट को पाने के लिए ऑन सैलरी। सेकेंड फ्रेंड्स, टी डी एस ऑन पेमेंट्स अदर देन सैलरी मीन्स कि नॉन सैलरी पे अगर बात करें तो यहाँ पे तो आपको पता है कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल होते हैं। तो वहाँ पे जनवरी टू मार्च 26 पे जो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा और वहाँ पे टी डी एस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा फॉर्म नंबर 16A, जिसकी भी लास्ट डेट होगी 15 जून 2026। अब आते हैं फ्रेंड्स नए वाले इनकम टैक्स एक्ट पे। नए वाला जो टैक्स ईयर आपका स्टार्ट हो गया, अब आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म है। तो टैक्स ईयर 26-27 मीन्स अप्रैल 26 टू मार्च 27 पे जो आपका फॉर्म नंबर 130 होगा, सैलरी के केस में फॉर्म 16 रिप्लेस हो जाएगा, फॉर्म नंबर 130 होगा एंड उसकी जो लास्ट डेट होगी 15 जून 2027 को होगी। सेकेंड फ्रेंड्स, अप्रैल टू जून 26 जो पहला क्वार्टर होगा टैक्स ईयर का, क्वार्टर 126, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा वहाँ पे और उसके लिए फॉर्म नंबर 131 इशू किया जाएगा और जिसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त 2026। तो इस पूरे क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि भाई फॉर्म नंबर 16 रिप्लेस होके फॉर्म नंबर 130 हो जाएगा एंड फॉर्म नंबर 16A रिप्लेस होके फॉर्म नंबर 131 हो जाएगा। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। इफ अ डिडक्टर फेल्स टू इशू फॉर्म 16A फॉर क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 विद इन द ड्यू डेट विच एक्ट गवर्न्स द पेनल्टी। भाई सिंपल सी बात है, फॉर्म नंबर 16A की बात करो तो इट मीन्स कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हो। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 25-26 वाजिब सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट नया वाला जो इनकम टैक्स एक्ट है वो अप्रैल 26 से एप्लीकेबल होगा। तो 25-26 में तो आपका पुराना इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल है ना। तो भाई विच गवर्न्स द पेनल्टी was simple, old income tax act 1961 will govern the penalty.
आंसर सुन लेते हैं। द पेनल्टी फॉर फेल्योर टू इशू सर्टिफिकेट फॉर FY 25-26 इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सिंपल। पेनल्टी कितनी है? 500 रुपये पर डे फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट दैट कैन बी लिफीड। सिंस दिस रिलेट्स टू ए कंप्लायंस फॉर ए पीरियड कवर्ड बाय द ओल्ड एक्ट, द पेनल्टी प्रोविजन अंडर द ओल्ड एक्ट शैल अप्लाई। सो सिंपल। थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब हम टीडीएस का हमारा कॉन्सेप्ट टीडीएस का FAQ सारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं एसएससी इन डिफ़ॉल्ट डिडक्टर्स लायबिलिटी की, मतलब कैसे कौन कौन से सिचुएशन होते हैं जहाँ पे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और जब एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं। आइए पहला क्वेश्चन कवर करते हैं आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। What happens if a deductor fails to deduct TDS on a payment or credit made before 31 मार्च 2026? सेम पैटर्न फ्रेंड्स, अगर 31 मार्च 2026 से ही पहले अगर डिडक्टर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, इट मीन्स कि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट वाले ही समय में उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो क्या होगा? तो सिंपल सा आंसर आप ये दे सकते हो कि भाई 31 मार्च 2026 से पहले का डिफ़ॉल्ट है ना, तो उसे ऐसे इन डिफ़ॉल्ट एज पर ओल्ड प्रोविजन मानेंगे, एज पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट मानेंगे, और वहाँ पे जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। लैंग्वेज देखते हैं। द डिडक्टर इज ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 2011 ऑफ द ओल्ड एक्ट। द कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड्स सिंपल, पहला रिकवरी और द टीडीएस अमाउंट फ्रॉम द डिडक्टर, वाजिब सी बात है, एसएससी इन डिफॉल्ट से टीडीएस तो डिपार्टमेंट मांगेगा ही। सेकंड, इंटरेस्ट एट द रेट 1% फ्रॉम द डिडक्टेबल डेट टू डिडक्शन एंड 1.5% पर मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिडक्शन टू डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ये भी हमें पता है। थर्ड, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C ऑफ द ओल्ड एक्ट equal to the amount of tax not deducted. These proceedings can be initiated even after 1 अप्रैल 2026, जब इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नया वाला हो जाएगा। उसके बाद भी अगर उससे पहले पीरियड का उसने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मानते हुए हम पुराने एक्ट में नए पीरियड में भी हम उसे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मान के ये सारी चीज़ें उसके साथ करेंगे। एंड दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 5362C एंड D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। इज देयर एनी चेंज इन द टाइम लिमिट्स फॉर पासिंग एन ऑर्डर डिटरमिनिंग द डिडक्टर एज एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द न्यू एक्ट? ये क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई न्यू एक्ट में जब आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बनाओगे या फिर न्यू एक्ट में डिडक्टर कोई डिफ़ॉल्ट करेगा और जब वो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बनेगा, तो जब उसे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर पास करेगा एओ, तो उसके ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट में कोई चेंजेस है क्या? आंसर इज नो फ्रेंड्स, कोई ऑर्डर पास करने के टाइम लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंपल रखा है, ओल्ड एक्ट के मैक्सिमम प्रोविजंस न्यू इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबल है। तो आंसर इज नो, द टाइम लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर डीमिंग द डिडक्टर एज एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट रिमेंस सेम एज प्रोवाइडेड इन द ओल्ड एक्ट। और वो टाइम लिमिट आपको मैं बता देता हूँ, वो टाइम लिमिट क्या था? 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, मतलब जिस साल में डिडक्टेबल है टैक्स या कलेक्टेबल है उसके 6 साल तक आप उसको एसएससी इन डिफॉल्ट बना सकते हो। एंड सेकंड, अगर उसने अपना स्टेटमेंट टीडीएस रिटर्न रिवाइज किया है तो 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द करेक्शन स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड। और फ्रेंड्स, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, where the deductor has not deducted the tax and if the deductee has paid the tax directly on income, is the deductor still liable? ये बड़ा ही सुंदर एंड बड़ा ही मतलब फैंटास्टिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और पहले भी था कि भाई टीडीएस तो डिफॉल्ट वालों की डिडक्टर कर जाता है, उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, लेकिन जिसका टीडीएस कटना था उसने अपनी इनकम में वो इनकम दिखाई, उसने टैक्स भी दिखाया, उसने उस पर टैक्स भी पे किया, तो क्या डिडक्टर को डिफॉल्ट माना जाएगा? क्वेश्चन फ्रेंड्स नो। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, चाहे डिडक्टर दे चाहे डिडक्टी दे, ठीक है। डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स देने की, बट अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो डिडक्टर ने टैक्स दिया ना, तो भाई दो बार तो ही ना पैसे लोगे, ठीक है। हाँ, डिडक्टर पे आप इंटरेस्ट लगाइए और उस पर जो भी बाकी प्रोविजंस है, पैनल प्रोविजंस, वो लगाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो सेकंड फ्रेंड्स, अगेन अंडर सेक्शन 398(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025, the deductor shall not be deemed to be SSC in default if the deductee has furnished a return of income, पहला उसने अपना इनकम रिटर्न दिया, दूसरा कंसीडर्ड द अमाउंट ऑन विच टैक्स वर डिडक्टेबल, उसने उस अमाउंट को कंसीडर किया जिस पे टीडीएस बनता है, एंड पेड द टैक्स ड्यू देयर ऑन, और उस पर उसने टैक्स भी दिया, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट
in the prescribed form 26A। फॉर्म 26A का कंडीशन यहाँ पे लगा दिया गया है। However, the deductor remains liable for interest for the period of delay। डिडक्टर की चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स काट के जमा करवाने की, वो उसने नहीं किया तो उसके लिए उस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। दिस प्रोविजन इज सेम अंडर द बोथ द एक्ट। So friends, these are the next 5 questions related to TDS and SSC in defaults. Please like this video and keep subscribing to get more updates. And friends, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सभी जगह चला रहा है, काफ़ी ज़्यादा जॉब फायरिंग हो रही है, लेकिन एक ये फैक्ट ये है कि क्योंकि अब ये हो गया ना कि टेक्नोलॉजी एक धनिया टाइप की बन गई है कि हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है ना, सबको उसमें इन्वॉल्व होना है, जिसे आता है जिसे नहीं आता तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सीखना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस सीखने के लिए क्या है कि बहुत लोगों को उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता है, तो उस टर्मिनोलॉजी को मैं अपने एक यूट्यूब वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। एंड आई एम ट्राइंग सेल्फ टू लर्न द AI एंड मैं फाइनेंस में इसका कैसे यूज़ कर सकता हूँ, एंड टू शेयर माई नॉलेज विद ऑल ऑफ यू इन द फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, कीप liking, keep subscribing, and keep motivating me. Thank you so much.